आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। जेपी नड्डा जून 2024 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसका ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। पार्टी कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं को 2024 के लिए जीत का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 400 दिनों का वक्त रह गया और ऐसे में जीतोड़ मेहनत में अभी से सभी को जुट जाना है। बिना वोट की चाह किए सभी धर्मों के लोगों से मिलने का निर्देश प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया। पीएम ने कहा कि देश का सर्वोत्तम काल आ रहा है, ऐसे में समाज के हर तबके तक सरकार की नीतियों को पहुंचाएं। पढ़े लिखे मुस्लिम युवक युवतियों को संगठन से जोड़ने की पहल करें। प्रधानमंत्री ने बोहरा पसमानदा समाज पर विशेष जोर देने की अपील पार्टी कार्यकर्ताओं से की। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के चिंतन को समझिए। 2023 में एक भी राज्य का चुनाव नहीं हारने का संकल्प इस बैठक में लिया गया और इस साल 9 राज्यों में होने वाले चुनाव में जीत दर्ज करनी प्राथमिकता है बीजेपी की। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में 2024 की रूपरेखा तैयार की गई और कमजोर लोकसभा सीट और बूथों पर बीजेपी की विशेष नजर है। लोकसभा के 100 और विधानसभा के 25 बूथ चिन्हित किए गए थे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक्सटेंशन किया गया है। जून 2024 तक जेपी नड्डा अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान किया और चुनाव के मद्देनजर संगठन से छेड़छाड़ नहीं करने की रणनीति बनाई गई। बैठक के आखिरी दिन प्रधानमंत्री ने जीत का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने 400 दिनों का टास्क पार्टी कैडर को दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में 400 दिन का वक्त शेष है। पीएम ने जी जान से नेताओं को चुनाव में जुटने का भी निर्देश जारी किया है और ऐसे में खास तौर पर शिक्षित मुस्लिम युवाओं को पार्टी संगठन से जोड़ने की अपील की गई। प्रधानमंत्री ने बोहरा पसमानदा समाज तक पहुंच बनाने की भी अपील की है। अब बात करते हैं बिहार की सियासत की, तो रामचरितमानस पर सीएम नीतीश कुमार ने पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री को नसीहत दी है। बयान वापस लेने के साथ ही धार्मिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करने की बात कही। हालांकि तेजस्वी ने सवालों को टालते हुए मीडिया पर भी मुद्दे को बेवजह खींचने का आरोप मढ़ दिया। वैसे जेडीयू आरजेडी के बीच ट्विटर वार का दौर भी शुरू हो गया है। मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म हो, किसी भी मामले में किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सही बात नहीं, वो तो हम इसको मानते ही नहीं है। जिसकी बात आप कह रहे हैं, जिनका तो डिप्टी सीएम ने भी तो कही दिया है ना, सब बात नहीं। रामचरितमानस विवाद को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। पहली बार सीधे ये कह दिया कि शिक्षा मंत्री से बयान वापस लेने को उन्होंने पहले ही कह दिया है और धार्मिक मामलों पर बयानबाजी कहीं से भी उचित नहीं। अरवल के बाद जहानाबाद पहुंची सीएम की समाधान यात्रा के दौरान नीतीश से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि शिक्षा मंत्री अपने बयान पर कायम हैं, तो प्रोफेसर चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री ने नसीहत देते हुए कहा कि धार्मिक मुद्दे पर किसी भी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आपस में किसी भी तरह का विवाद न हो। तो आप जानते हैं ना, यहाँ हम लोगों ने कितना आपस में हम लोगों ने कोशिश की है कि विवाद कितना न के बराबर है। हम लोगों ने तो कोशिश किया है, लेकिन अभी सब चीज कोई सुन ले कि किसी भी धर्म के मामले में कोई भी चीज कोई बोलता है तो हमको नहीं ठीक लगता साहब। हम ये सब में नहीं इंटरफेयर करना। मंत्री जी को अपनी बात वापस ले लेनी चाहिए ना। हम तो उसको कह चुके हैं, अब आपको क्या बोले, पहले कह चुके हैं। तो मंत्री जी वापस नहीं ले रहे हैं। तो उनके पार्टी के तरफ से भी कह दिया है ना, तो सब ठीक है। ये सब पर मत ज्यादा चर्चा। अलायंस में सब कुछ ठीक है सर, गठबंधन में सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। अरे भाई, कोई इंडिविजुअल बेचारे को कोई दिमाग में बात आती है, कोई भूल जाता है, इसका मतलब है कि कोई अलायंस में और पार्टियों में किसी तरह की कोई बात नहीं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो इसे फालतू की बात कहकर उन्होंने मीडिया पर ही मुद्दे को बेवजह खींचने का आरोप मढ़ दिया। जब उन्होंने धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ बोला तो आप लोग को भी कार्रवाई करनी चाहिए। हम देखिए, हम उनके बातों का जवाब हम नहीं देना चाहते हैं। ये सब कोई एजेंडा नहीं है, बेकार की बातें हैं। और ये सब कितना दिन तक आप लोग एक ही बात को लेकर के खींचते रहेंगे।
कुछ नेता शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उन्हें पद से हटाने की बात कह रहे हैं। ऐसे लोगों को बयानवीर बताकर तेजस्वी ने कहा कि जनाधार उनके पास नहीं, लालू नीतीश के पास है। कोई क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बयानवीर जो लोग हैं उनके पास लोग है क्या? जो लोग हैं बिहार के लोग, वो लालू जी के साथ और नीतीश जी के साथ है। बाकी जिसको जो बयान देना देते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? नीतीश और तेजस्वी भले ही सधे अंदाज में धार्मिक बयानों पर अपनी बातें रख रहे हों, लेकिन बिहार में 5 महीने पुरानी महागठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सोमवार को आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपने ट्वीट में शिक्षित बिहार और तेजस्वी बिहार लिखते हुए बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व को सबसे बेहतर बनाने की वकालत की थी। तो अब जेडीयू ने ट्वीट के जरिए ही पलटवार किया। आरजेडी काल में हुए कार्यों से नीतीश सरकार की तुलना करते हुए आंकड़े पेश किए। शिक्षित बिहार और तेजस्वी बिहार का जवाब देते हुए शिक्षित कुमार शिक्षित बिहार का टैग लगा दिया। लिखा, बढ़ता बिहार नीतीश कुमार। रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर पहले से ही शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। ऊपर से ट्विटर वॉर छेड़कर महागठबंधन के 2 सबसे बड़े सहयोगी आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हैं। बयानों पर मचे घमासान ने सियासत के आंच की लौ को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में महागठबंधन में जारी किचकिच को समझिए। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था और पहली बार मुख्यमंत्री ने इस विवादित बयान के बाद चुप्पी तोड़ी। चंद्रशेखर से बयान वापस लेने को कहा। धार्मिक भावना पर बयानबाजी से बचने की मुख्यमंत्री ने नसीहत दी है। बयान से मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखने की बात कही। समझने वाली बात यह है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस पूरे मामले पर खुलकर कुछ नहीं कह रहे। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को वैमनस्य फैलाने वाला ग्रंथ बताया था और इसके बाद से लगातार बिहार की सियासत गर्म है। बीजेपी लगातार हमलावर है और ऐसे में सीएम ने खुलकर बयानों से बचने की नसीहत दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के तहत अरवल और फिर जहानाबाद पहुंचे। सीएम ने दोनों जगहों पर लोगों से बातचीत की और विकास कार्यों का जायजा लिया। बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपसे मिलकर। जो जीविका हम लोग दीदी बहुत आपको इंतजार कर रहे हैं। हाँ भाई, तो हम तो इसी के लिए घूमिए न रहे कि और आगे बढ़िए। कैसे उसी के लिए स्पेशली आप ही लोग से मिलने आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़ाए हैं तभी ना इतना ज्यादा। देखिए महिलाएं कितना काम करने लगी है। बहुत आगे बढ़े। पहले घर में बैठी रहती थी ना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जो आप। जीविका दीदी के साथ सीएम नीतीश कुमार की ये बातचीत समाधान यात्रा के दौरान जहानाबाद में हुई। समाधान यात्रा के क्रम में सीएम अरवल और फिर जहानाबाद पहुंचे थे। सीएम सबसे पहले अरवल के सोनबरसा पंचायत पहुंचे, जहां वार्ड 12 में विकास कार्यों का जायजा लिया। उनकी एक एक बात को नोट किया जाता है और अधिकारियों को कहते हैं कि तुरंत जाकर के देख लीजिए। तो ये सारी बात कर रहे हैं, तो इसी सिलसिले से हम घूम रहे हैं। तो ये बहुत ठीक है, अच्छा लग रहा है। अरवल के बाद सीएम नीतीश कुमार जहानाबाद पहुंचे। सीएम ने सदर प्रखंड के मानदिल गांव जाकर सरकारी योजनाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने वार्ड नंबर 8 में पहुंचकर लोगों से बातचीत की, समस्याओं को जाना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। दलित टोले से निकलने के बाद सीएम नीतीश कुमार मानदिल तालाब पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वहां घूम घूम कर जल जीवन हरियाली से जुड़े योजनाओं की जानकारी ली। फिर सीएम पंचायत सरकार भवन पहुंचे, जहां उन्होंने जीविका दीदी और शिक्षा विभाग की ओर से लगाए गए स्टॉल का जायजा लिया। सीएम ने कई दिव्यांग बच्चों को अपने हाथ से ट्राई साइकिल भी दिया। कार्ड दिए हैं? अच्छा, कौन सा कार्ड है पता है? क्या नाम है? गोलू कुमार। समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद मंत्रियों ने इसे बेहद सफल बताया। और इस ठंड में जिस तरह मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच में जा रहे हैं और फर्स्ट हैंड जानकारी लेना, एक होता है कि कोई आके जानकारी दे, अब उनके घर पहुंच के, उनके द्वार पे पहुंच के आप जानकारी ले रहे हैं। कोई समस्या है तो सामने में बात आ रही है। तो इसका भारी जन समर्थन
और नीतीश कुमार जी बहुत सारा काम जो जमीन पे उतारे उनके टेन्योर, उसका बड़ा वजह ये था कि खुद जमीन पर जाकर के चीजों को देखें। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा का उद्देश्य विकास योजनाओं का जायजा लेना और लोगों की समस्याओं को सुनना है। अगर इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री तक सही जानकारी पहुंच पा रही है तो माना जा सकता है कि यात्रा का उद्देश्य सफल है। न्यूज 18 के लिए अरवल से शैलेंद्र और अनिरुद्ध के साथ जहानाबाद से राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को समझिए। मुख्यमंत्री लगातार जिलों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, विकास योजनाओं की रफ्तार का जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों को फौरन समस्याओं के निपटारे का निर्देश दे रहे हैं। सरकारी योजनाओं की गति क्या है, स्थिति क्या है, इसकी पड़ताल भी सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। जीविका दीदियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि सीएम नीतीश की समाधान यात्रा का उद्देश्य लोगों से मिलना है, योजनाओं की जानकारी के साथ समस्याओं को सुनना है। यात्रा के दौरान सीएम तक सही जानकारी पहुंच पा रही है, इसे देखना है और ऐसे में यात्रा के उद्देश्य को अधिकारी सफल बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भी अपने दौरे से बेहद उत्साहित नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में शराबबंदी के बीच खूनी बन रहे शराब के धंधेबाज, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर में रेड डालने गई उत्पाद विभाग की टीम पर शराब तस्करों ने न सिर्फ हमला किया बल्कि मारपीट की, नदी में डुबाकर एक सिपाही की हत्या कर दी। पुलिस ने शव बरामद कर लिया है, लेकिन इस वाकये ने शासन और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शराबबंदी के बीच खूनी बने शराब माफिया, उत्पाद विभाग के सिपाही की नदी में डुबोकर हत्या। रेड डालने गई थी एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम। शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफिया बेखौफ तो हैं ही, अब खूनी भी बनते जा रहे हैं। शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए शराब के तस्कर खुलेआम उत्पाद विभाग के सिपाही की बेरहमी से हत्या कर देते हैं, वो भी नदी में डुबाकर। मामला मुजफ्फरपुर जिले के सकरा मुसहरी थाना क्षेत्र का है, जहां शराब के धंधेबाजों ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के एक जवान की तब हत्या कर दी जब एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम तस्करों के ठिकाने पर रेड डालने गई थी। वहाँ पर देर रात जब एक सिपाही छापेमारी करने के लिए अपनी टीम के साथ गया था दरधा में, वहां पर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे दो अपराधियों ने उसे डुबाकर मार दिया। दीपक कुमार जो सिपाही हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। मृतक जवान की पहचान दीपक कुमार के तौर पर हुई है, जो भागलपुर के रसलपुर एक चारी इलाके के रहने वाले थे और मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग में तैनात थे। कैसे अपने साथी को तड़प कर मरते दूसरे सिपाही ने देखा था, उसी की जुबानी सुनिए। वो दोनों जो बना रहे थे शराब, वो और एक दीपक, तीनों एक साथ इतना स्पीड में जाके पानी में गिर गए, क्योंकि पानी बहुत गहरा था। वहाँ पे गिर गया है उन लोग के साथ। हाथापाई पानी में भी हो रहा था उन लोग के साथ। उसको हमको लगा कि दोनों खींच के ही उसको ले गए थे। क्या सूचना मिली है सर? जैसा कि आप देख रहे हैं, मुशहरी सकरा बोचहा थाने का जो बफर जोन है, वहाँ बूढ़ी गंडक नदी के सीमांत क्षेत्र में, किनारे वाले क्षेत्र में रेड कंडक्ट किया गया था। उस क्रम में एक जवान, आबकारी का जो जवान है, उसके नदी में डूब जाने से मृत्यु हो गई। ये हाल तब है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अफसरों को शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने की हिदायत देते हैं। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार तस्करों पर नकेल कसने के दावे करती है, लेकिन शराब के धंधेबाज हैं कि कानून को हाथ में लेने के साथ ही अपराधी की तरह खून करने से भी परहेज नहीं कर रहे। फिलहाल मृत सिपाही दीपक का शव बरामद कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। शराबबंदी वाले बिहार में क्रिमिनल बनते तस्करों को समझिए। शराबबंदी वाले बिहार में शराब के तस्कर बेखौफ हैं। अब तो तस्कर सिपाही की हत्या तक कर रहे हैं। लगातार पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। ड्रोन और बोर्ड से तस्करों पर नजर रखी जा रही है। तस्कर कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, अवैध शराब बना रहे हैं। समझने वाली बात है कि मुजफ्फरपुर में रेड डालने गई टीम पर हमला किया गया। उत्पाद विभाग के सिपाही दीपक कुमार की हत्या की गई, नदी में डुबोकर उनकी जान ले ली गई। पुलिस को तस्करों ने खदेड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में शराब के शौकीन अब जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि राजधानी रांची लाइसेंसी दुकानों में भी मिलावटी शराब वहां पर मिल रही है। अब तक 4 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। शराब के शौकीनों सावधान,
लाइसेंसी दुकानों में मिलावटी शराब, जा सकती है आपकी जान। बिहार में शराबबंदी के बाद नकली और जहरीली शराब का गोरखधंधा तो फल फूल ही रहा है। झारखंड में भी सरकारी लाइसेंस की दुकानों में मिलावटी शराब की बिक्री हो रही है। लाइसेंसी दुकानों में मिलावटी शराब का मिलना आपको सख्ते में डाल सकता है, लेकिन ये सच्चाई है क्योंकि उत्पाद विभाग की कार्रवाई में ये खुलासा हुआ है। रांची में इसकी शिकायत मिलने के बाद 4 दुकानों की जांच की गई तो पता चला कि मिलावटी शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, जिसके बाद दुकान के विक्रेता और सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। वहीं 7 ऐसी भी दुकानें हैं जहां एमआरपी से ज्यादा पैसे लिए जाने का मामला सामने आया है। दोनों मामलों में मैन पावर कंपनी पर 67,24,440 रुपए का फाइन भी किया गया है। अभी हम लोग 13 दुकानों पर अभी शिकायत प्राप्त हुआ है और इसमें जो अपमिश्रण का केस था वो सभी को विक्रेता और प्रभारी को जेल भेज दिया गया है और जो भी है कंपनी के विरुद्ध 67,44,000 रुपया फाइन किया गया है। वो ये है कि हर जो कंज्यूमर को है हम लोग ये दिए हैं ऐप कि बार कोड स्कैन करके दुकान में शराब खरीदें ताकि उसमें कितना मूल्य है और जो क्वालिटी में कोई दिक्कत उसको। वहीं लाइसेंसी दुकानों में मिलावटी शराब मिलने के बाद लोग सकते में हैं। लोगों को अपनी जान की चिंता सता रही है। शराब के शौकीनों के लिए चिंता वाजिब भी है। आखिर जब लाइसेंसी दुकानों में नकली शराब मिलने लगे तो आखिर जाम छलकाने के लिए वो कहां से शराब खरीदें? लोग इस मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आम लोगों को इससे अगर मिलावटी शराब पिलाने से आम जनता को भी परेशानी है, बीमार हो सकते हैं, कई तरह का बीमारी से भी। तो इस तरह की घटनाएं तो रांची में मिली, आप लोगों को भी जानकारी में होगी। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए इस पे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शराब विक्रेता शराब की बोतलों में मिलावट के बाद फिर से उसे सील कर देते हैं। फिर उस पर झारखंड सरकार का होलोग्राम भी चिपका दिया जाता है। हालांकि ये होलोग्राम नकली होते हैं, जिसे स्कैन करने से कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिख पाता। नहीं, स्कैन करना जरूरी है। स्कैन करके दीजिए, कस्टमर सर्टिफाई होंगे। हाँ। कस्टमर को सर्टिफाई पैसा दे रहे हैं सर। हाँ। पैसा दे रहे हैं तो सर्टिफाई तो होना जरूरी है। हाँ। तो मतलब लेना चाहिए किसी को भी, अगर कोई शराब ले रहा है तो स्कैन करना जरूरी है। हाँ, स्कैन करके दीजिए, अच्छा रहेगा। कस्टमर देखेगा, समझ में आएगा। स्कैन करके दीजिए। बहरहाल सरकारी दुकानों में भी जब मिलावटी शराब मिले तो शराब के शौकीन जरा सावधान हो जाएं। वैसे ही शराब सेहत के लिए हानिकारक तो है ही, लेकिन मिलावटी शराब तो आपकी जान ही ले सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। सरकारी ठेके पर नकली शराब के मायने समझिए। झारखंड में सरकारी शराब के ठेके पर नकली शराब मिल रही है। राजधानी रांची की लाइसेंसी दुकानों में मिलावटी शराब मिल रही है। विक्रेता शराब की बोतलों में मिलावट के बाद उसे सील कर देते हैं। उस पर झारखंड सरकार का होलोग्राम भी चिपका दिया जाता है। हालांकि ये होलोग्राम नकली होते हैं। होलोग्राम को स्कैन करने से कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखता और अब तक 4 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। लाइसेंसी दुकानों में मिलावटी शराब मिलने से लोग सकते में हैं। लोगों को अपनी जान की चिंता सता रही है। प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से ये खेल जारी है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन आप देखिए हेडलाइंस।